तो लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकाला था और फिर हमने बात की थी कि वेलोसिटी के फेज में और डिस्प्लेसमेंट के फेज में जो हमारे पास फेज रिलेशनशिप होता है वो π/2 का होता है। मतलब जो वेलोसिटी होती है वो π/2 फेज उसका ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने निकालना है एक्सप्रेशन फॉर द मैकेनिकल इम्पीडेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड ड्राइविंग फोर्स। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर complex mechanical impedance in terms of velocity and driving force। तो आपको पता है कि जब हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस लेते हैं जिसको हम ZC बोलते हैं, तो हमने पहले तो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिलेशन निकाला, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मतलब कि हम रिलेशन निकालेंगे वेलोसिटी के बीच में और ZC के बीच में हमारे पास जो क्या रिलेशन आपका होता है। तो जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन था वो हमारे पास था F0 e⁻⁴ माइनस 5 डिवाइडेड बाय ZM। ये हमने यहाँ तक निकाल लिया था वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन, लेकिन अब हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ मैकेनिकल इंपीडेंस। तो अगर इस रिलेशन को आप देखो तो यहाँ पे जो ZC हमारे पास होता है वो R प्लस आयोटा ओमेगा M माइनस S/ओमेगा हम लेते हैं इसको, या तो हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं ZC इक्वल टू R प्लस आयोटा XM। तो XM हमारे पास जो आपका इम्पीडेंस है ओमेगा M माइनस S/ओमेगा को हम सिंपल में शॉर्ट में X/M भी लिख देते हैं। और आपको पता है कि जो ZM हमारे पास होता है वो ZM हमारे पास जो है जो ZC होता है उसका जो मैग्नीट्यूड हमारे पास होता है उसको हम ZM बोलते हैं। और ये हमने निकाला भी था कि ये हमारे पास R² प्लस ओमेगा M माइनस S/ओमेगा का होल स्क्वायर हमारे पास होता है इसका अंडर रूट। तो ZC एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं वो उसका जो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर उसका अंडर रूट हम लेते हैं। तो ZM इज द, हम बोल सकते हैं ZM सिंपली हमारे पास क्या है, इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ZC। और फिर अगर हम इस वेलोसिटी की बात करें तो ये तो हो गया हमारे पास आपके ZC और ZM के बीच के रिलेशन की बात। लेकिन इस वेलोसिटी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं F0 e⁻⁴ इंटू e⁻⁻⁵। तो आपको पता है e⁻A इंटू B A प्लस B हमारे पास क्या होता है e⁻A इंटू e⁻B। तो यहाँ पे e⁻A है e⁻B है, तो ω/t माइनस 5 दो अलग अलग पार्ट हैं। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग करें तो हम क्या बोलेंगे, एक पार्ट आ जाएगा e⁻⁻⁻t, दूसरा पार्ट हमारे पास आएगा e⁻⁻⁵। और बटे में हमारे पास जो यहाँ पे ZM है। लेकिन ये जो e⁻⁻⁵ इसको अगर हम बटे में ले आते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा F0 e⁻⁻⁻t और डिवाइडेड बाय ZM इंटू e⁻⁻⁵। इस तरह से भी हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। लेकिन हमें पता है कि ये जो ऊपर है इसको हम F बोलते हैं। शुरू में हमने बोला था कि हमारे पास जो फोर्स जिस ऑसिलेटर को हम लगा रहे हैं जो जिससे वो फोर्स्ड ऑसिलेटर बन रहा है वो फोर्स हमारा जो कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है, और उस फोर्स को हमने अज्यूम किया था F0 e⁻⁻⁻t। और यहाँ पे नीचे ये जो हमारे पास होता है ये आपका ZC के बराबर होता है। जो ZM होता है ZM e⁻⁵ ये हमारे पास ZC के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला था कि हमारे पास जो R है उसको हमने लिया था ZM cos ऑफ फाई के बराबर, और जो ओमेगा M माइनस S/ओमेगा था उसको हमने लिया था ZM साइन ऑफ
फाई के बराबर। तो अगर हम इन दोनों का स्केयर करेंगे और उसका अनुरूप हम लेंगे यहाँ पे, तो उसको हम ZC बोलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये भी वही चीज है, मतलब ई रेट पर आयोटा फाई हमारे पास क्या हुआ, कॉस फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ZM कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा ZM साइन ऑफ फाई, तो जिसको कि हम यहाँ पे ZC बोलते हैं। तो ये हमने पीछे भी किया हुआ है इसको जब स्टार्टिंग में, कि ये किस तरह से हमारे पास जो ZC होता है। तो ZC अगर आप निकालेंगे तो सिंपली ई रेट पर आयोटा फाई को आप कॉस फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई लिखते हैं। तो ZM कॉस ऑफ फाई और ZM साइन ऑफ फाई ये हमारे पास जो है आपके ZC की वैल्यू में होते हैं। तो हमने शुरू में बोला था कि जो हमारे पास ZC होता है वो आपका ZM कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा ZM साइन ऑफ फाई हमारे पास होता है। तो इसलिए इस चीज को आप ई रेट पर आयोटा फाई लेते हैं, तो इसलिए हम इसको ZC बोलते हैं। तो इसलिए हमारे पास सिंपली क्या आ गया कि वेलोसिटी जो हमारे पास Fy ZC के बराबर यहाँ पे होगी। तो ZC इस केस में हमारे पास जो है Fy आप इसको लिख सकते हैं। तो ZC आप इधर ले जाओ और B नीचे उतार दो, तो ZC हमारे पास जो Fy यहाँ पे बनेगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस क्या होता है, अप्लाइड फोर्स अपॉन वेलोसिटी। तो हम बोल सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस इज जस्ट रेशियो ऑफ द ड्राइविंग फोर्स एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर। तो F हमारे पास है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है और V हमारे पास जो है वेलोसिटी ऑफ ऑसिलेटर है। लेकिन ये जो वेलोसिटी ऑसिलेटर की होगी ये होगी ड्यू टू द अप्लाइड फोर्स। तो जब हम किसी फोर्स्ड ऑसिलेटर पे फोर्स लगाएंगे तो वो ऑसिलेटर आपका मूव करेगा और उसकी वेलोसिटी होगी। तो बोलता है इसलिए अप्लाइड फोर्स अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑसिलेटर की जो रेशो होगी इसको हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस भी बोलते हैं। या हमने इसकी डेफिनेशन देनी है कि हमारे पास ZC क्या होता है, कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस क्या होता है। तो बोलता है कि इट इज द अप्लाइड फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी। तो अगर आप B यहाँ पे 1 लिखो, मान लो B अगर आप 1 लेते हो तो हम क्या बोलेंगे, ZC जो है फोर्स के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि ZC इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इफ वी वांट टू प्रोड्यूस इन द ऑसिलेटर यूनिट वेलोसिटी। मतलब अगर वेलोसिटी हमने 1 ली, मतलब ये अगर किसी ऑसिलेटर में हमने यूनिट वेलोसिटी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए जो फोर्स आपको रिक्वायर्ड होगी उसको हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस बोल देते हैं। तो यहीं से हम कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस की डेफिनेशन देते हैं कि द रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रोड्यूस यूनिट वेलोसिटी। तो अगर V हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो ZC F के बराबर होता है। तो हम क्या बोलेंगे, ZC इज सिंपली द रिक्वायर्ड फोर्स टू प्रोड्यूस V1 यूनिट वेलोसिटी। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास ये रिलेशन इसकी हम बात कर रहे थे जो हमने निकालना है कि एक्सप्रेशन फॉर कॉम्प्लेक्स मैकेनिकल इंपीडेंस इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी एंड ड्राइविंग फोर्स F अपॉन B। तो ZC इज इक्वल टू F अपॉन B हमारे पास होता है। तो हमने वेलोसिटी का डिस्कशन किया कि हम वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं जब हम फोर्स्ड ऑसिलेटर लेते हैं। इसके बाद हम करेंगे जो एक्सेलरेशन के लिए एक्सप्रेशन है। तो नेक्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन इन फोर्स्ड ऑसिलेशन। एक्सेलरेशन इन फोर्स्ड ऑसिलेशंस। तो एक्सेलरेशन इन फोर्स्ड ऑसिलेशन की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv/dt होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी आपने निकाली हुई है पिछले एक्सप्रेशन में, तो उसका आप डेरिवेटिव लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि d/dt ऑफ वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला था F0 e रेट पावर आयोटा ओमेगा t माइनस फाई डिवाइडेड बाय Zm।
ये हमारे पास जो वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन था जो ब्रैकेट में है। तो अब आप सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे इसको, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा आयोटा ओमेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5, क्योंकि एफ नॉट बाई 2m तो यहाँ पे कांस्टेंट है, तो एफ नॉट बाई 2m हमने बाहर लिख लिया, लेकिन ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 की जो डिफरेंशिएशन होगी वो आयोटा ओमेगा भी हम शुरू में लिख लेंगे, तो इसलिए आयोटा ओमेगा एफ नॉट अपॉन जेड एम और ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 की डिफरेंशिएशन ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस 5 ही हमारे पास यहाँ पे होती है। और ये हमारे पास है ये है एक्सेलेरेशन इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। अब ये एक्सेलेरेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा जिसमें होता है। तो यहाँ पे क्या है ई रेट पर आयोटा थीटा, लेकिन ई रेट पर आयोटा थीटा आपका क्या होता है कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा। तो इसलिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं आयोटा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम, और यहाँ पे हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ई रेट पर आयोटा थीटा को एक्सपेंड करके। तो ये भी हमारे पास यही चीज होगी कि ये भी हमारे पास एक्सेलरेशन है इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। लेकिन बोलता है कि मान लो अगर हमने इसको रियल फॉर्म में लिखना है तो हम क्या बोलेंगे, इफ वी टेक अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन बोथ इन रियल फॉर्म। मान लो हम दोनों का ही रियल पार्ट लेना चाहते हैं, अप्लाइड फोर्स का भी और एक्सेलरेशन का भी। तो अप्लाइड फोर्स का रियल पार्ट, हाँ आपको पता है कि हमारे पास कितना होता है F इक्वल टू एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हमारे पास हमारे पास F होता है यहाँ पे एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये फोर्स का रियल पार्ट होता है, क्योंकि फोर्स हम क्या लेते हैं एफ लेते हैं हम एफ नॉट ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी, और ये भी हमारे पास क्या होगा एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस आयोटा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो रियल पार्ट कौन सा हुआ है, पहले वाला। बोलते हैं फोर्स का भी आप रियल पार्ट लो, एक्सेलरेशन का भी रियल पार्ट लो। अगर हम फोर्स का रियल पार्ट लेते हैं तो फोर्स का रियल पार्ट हो गया एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। इसमें आयोटा है इसलिए ये इमेजिनरी पार्ट है। हमने ना तो फोर्स का इमेजिनरी पार्ट लेना है, ना ही हमने एक्सेलरेशन का इमेजिनरी पार्ट लेना है। हमने लेना है फोर्स का भी रियल पार्ट और जो हमारे पास एक्सेलरेशन है उसका भी रियल पार्ट। तो जब हम ऐसा करेंगे तो इसका रियल पार्ट आपका कौन सा बनेगा, इसका रियल पार्ट अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन का जो रियल पार्ट है वो हमारे पास बनेगा माइनस ओमेगा एफ नॉट बाई जेड एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5। क्योंकि यहाँ पे आयोटा है, इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो ये इमेजिनरी हो गया। जिसके साथ आयोटा होता है वो इमेजिनरी होता है, लेकिन जो दूसरे वाला पार्ट है उसमें भी आयोटा है, तो ये बाहर वाला आयोटा जब इस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा स्क्वायर बनेगा, और आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो इसलिए इसका आयोटा खत्म हो जाएगा तो ये रियल बन जाएगा। तो इसलिए दूसरा वाला पार्ट माइनस भी उसमें आ जाएगा, ओमेगा एफ नॉट बाई जेड एम भी आ जाएगा, और ये साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस 5 आ जाएगा। तो इसलिए दूसरा वाला पार्ट अब जो है रियल पार्ट बनेगा। हमने क्या किया, इसको ओपन कर दिया पूरे को, ये जो आयोटा है इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करने पे एक्सेलरेशन का रियल पार्ट दूसरा बनेगा, ना कि पहला होगा। तो इसलिए अब हमारे पास जो एक्सेलरेशन का रियल पार्ट है वो हमारे पास ये वाला होगा। तो ए वाला हमारे पास जो रियल पार्ट बनेगा, क्योंकि बाहर वाला आयोटा और अंदर वाला आयोटा जो है मल्टीप्लाई हमारे पास करेगा। लेकिन यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है कि कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा वो हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है। कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा हमारे पास माइनस साइन थीटा होता है। तो यहाँ पे क्या है माइनस
साइन थीटा। तो मतलब माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। तो इसलिए जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, इट इंप्लाइज एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ओमेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम, और यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा। क्योंकि माइनस साइन थीटा, थीटा कितना है, ओमेगा टी माइनस फाइव, तो इसलिए माइनस साइन ओमेगा टी माइनस फाइव किसके बराबर होगा, आपका कॉस ऑफ, यहाँ पे कॉस भी आएगा साथ में, कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस फाइव बाई 2, क्योंकि थीटा कौन सा है, ये वाला है ओमेगा टी माइनस फाइव। तो अगर आप इसको ओमेगा टी माइनस को थीटा बोल रहे हैं, तो कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा हमारे पास कितना होगा, माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे आएगा कॉस ऑफ थीटा, थीटा है ओमेगा टी माइनस फाइव और साथ में प्लस पाई बाई 2 मतलब 90, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास जो प्लस पाई बाई 2 यहाँ पे हमारे पास आएगा। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास यहाँ पे एक्सप्रेशन के लिए एक्सप्रेशन है, और ये जो हमने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिया था ये फोर्स के लिए है। तो अब दोनों को देखो, दोनों में अगर आप दोनों का फेज चेक करो, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 और इसका फेज है ओमेगा टी सिर्फ। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना रहेगा, जो इनमें डिफरेंस है माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2। तो हम क्या बोलेंगे कि जो ए है उसका फेज है ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2, और जो एफ है उसका फेज है ओमेगा टी। तो इन दोनों को आप कंपेयर कर सकते हैं कि दोनों के ए का फेज इतना है, एफ फोर्स का हमारे पास इतना है, तो दोनों के फेज में, दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस रहेगा, माइनस फाइव प्लस फाइव बाई 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अप्लाइड फोर्स है और जो एक्सेलरेशन है, इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो हमारे पास माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस यहाँ पे होता है। तो फेज डिफरेंस बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड एक्सेलरेशन इज माइनस फाइव बाई 2। आप यहाँ पे इनको कंपेयर करके देख सकते हैं, दोनों को ही फोर्स है वो आपकी कॉस ऑफ ओमेगा टी है उसमें, लेकिन यहाँ पे एक्सेलरेशन में कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 है, तो माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 एक्स्ट्रा है। तो इसलिए एक्सेलरेशन के और फोर्स के बीच में जो फेज डिफरेंस आपका रहेगा वो रहेगा माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2। डिफरेंस फेज में, इसका फेज है ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 और इसका है ओमेगा टी। ओमेगा टी तो दोनों में बराबर है, लेकिन एक्स्ट्रा क्या है, माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2। तो ये हमारे पास होता है अप्लाइड फोर्स। और इसलिए हम क्या बोलते हैं कि जिस तरह से एक्सेलरेशन में भी आपका साइन फंक्शन है, और साइन फंक्शन क्या होता है, हार्मोनिक नेचर का होता है, पीरियोडिक नेचर का होता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन जो होगी हमारे पास वो भी पीरियोडिक या हार्मोनिक नेचर की हमारे पास होगी। मतलब क्या हुआ कि जो फोर्स्ड ऑसिलेटर है उसकी डिस्प्लेसमेंट भी हार्मोनिक नेचर की होती है, उसकी वेलोसिटी भी मैंने बताया था कि वेलोसिटी भी वहां पे साइन या कॉस हमारे पास आता है, तो वेलोसिटी भी हमारे पास जो हार्मोनिक नेचर की होती है, और एक्सेलरेशन भी हमारे पास जो है हार्मोनिक नेचर की यहाँ पे हम देख रहे हैं। तो इसलिए ये भी हमारे पास जो है पीरियोडिक या हार्मोनिक नेचर की हमारे पास होगी एक्सेलरेशन। और इसमें भी फ्रीक्वेंसी वही है ओमेगा, जो अप्लाइड फोर्स की होती है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है हमारे पास फोर्स्ड ऑसिलेटर की, वो उसकी भी फ्रीक्वेंसी हमारे पास वही होती है जो अप्लाइड फोर्स की होती है। तो फ्रीक्वेंसी यूज्ड इन द एक्सेलरेशन इज ऑफ द अप्लाइड फोर्स, जो अप्लाइड फोर्स आपकी है उसी की फ्रीक्वेंसी ही एक्सेलरेशन में यहाँ पे आपकी यूज हुई है। और फिर हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड की। तो आपको पता है कि हमारे पास जो एम्पलीट्यूड होता है, तो यहाँ पे माइनस नहीं आएगा हमारे पास, क्योंकि ये माइनस हमने कॉस के साथ खत्म किया हुआ है। यहाँ पे तो है, यहाँ है माइनस, लेकिन यहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन का एम्पलीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। हम क्या बोलते हैं कि जो कॉस के साथ में होता है या साइन के साथ में होता है, हम उसको एम्पलीट्यूड बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि एम्पलीट्यूड जो ऑफ ए वो हमारे पास कितना होगा, ओमेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम।
तो हमारे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू एक्सेलेरेशन की इतनी हमारे पास यहाँ पे होगी। लेकिन अगर आपको याद होगा वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड और जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, अगर हम इस एम्पलीट्यूड को उससे कंपेयर करें तो आपको पता है कि जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड होता था वो हमारे पास था एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम, और जो हमारे पास सॉरी यहाँ पे जेड एम हमारे पास, हाँ ठीक है, एक्स का एम्पलीट्यूड था ओमेगा जेड एम और वी का एम्पलीट्यूड हमारे पास कितना था ओमेगा एफ नॉट बाई जेड एम। तो अगर आप यहां पे देखो तो यहां पे हमारे पास जो एक्सेलेरेशन का एम्पलीट्यूड है वो ओमेगा टाइम, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलेरेशन का एम्पलीट्यूड होगा वो ओमेगा स्क्वायर टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होगा, क्योंकि अगर आप, ये है डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड, अगर आप इसको ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, मान लो ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम हमारे पास रहेगा, तो एक ओमेगा इसका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय जेड एम आएगा, वो किसका एम्पलीट्यूड होता है एक्सेलेरेशन का। मतलब कि एक्सेलेरेशन का एम्पलीट्यूड हमारे पास हम क्या बोलते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर टाइम एम्पलीट्यूड ऑफ एक्स, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि x का एम्पलीट्यूड होता है हमारे पास एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम, अगर इसको आप ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ओमेगा एफ नॉट बाई जेड एम हमारे पास आएगा। तो इसलिए एक्सेलेरेशन का एम्पलीट्यूड होता है वो आपके x के एम्पलीट्यूड से ओमेगा स्क्वायर टाइम ज्यादा हमारे पास होता है। तो एक बेटर तरीका है कि अगर आपने जैसे तैयारी करनी है इन आर्टिकल की, 2-3 आर्टिकल हैं, कि आप अपने तरीके से इनको बना लें नोट्स, बेटर रहेगा, नहीं तो लास्ट में आके कंफ्यूज होते हैं अगर आपने अपने तरीके से इसको बनाया हुआ, क्योंकि स्टेप्स इन्होंने बहुत बोली हुई है चीजें लेकिन उसको लिखा नहीं। तो इस तरह से हम यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि एक्सेलेरेशन का एम्पलीट्यूड ओमेगा स्क्वायर टाइम ज्यादा होता है जो डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड हमारे पास है। और अगर हम बात करेंगे इनके फेज की, तो जैसा कि हमने बात की थी कि हमारे पास जो x का फेज था, तो यहां पे थोड़ा सा मैं जगह बना देता हूं। हमने पढ़ा था कि जो x का फेज हमारे पास आता था वो आता था ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस पाई बाई 2, और जो एक्सेलेरेशन का अभी आया हुआ फेज वो हमारे पास आया हुआ है यहाँ पे ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2। तो हमने शुरू में क्या बोला था कि x और अप्लाइड फोर्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है माइनस फाइव माइनस पाई बाई 2। ये हमने बिल्कुल पहले वाले आर्टिकल में बोला था कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, और वो था हमारे पास कितना फेज था, जो हमारे पास फोर्स है उसका फेज है ओमेगा टी, लेकिन x का एक्स्ट्रा था माइनस फाइव माइनस पाई बाई 2, तो इसलिए अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में फेज डिफरेंस था माइनस फाइव माइनस पाई बाई 2। और अब हम एक्सेलेरेशन का हमने निकाला यहाँ पे कि एक्सेलेरेशन का जो फेज है हमारे पास ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 है, वही मैंने यहाँ पे लिखा। तो अब आप क्या सोचते हैं दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, मतलब x और a के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा, डिफरेंस ही लेना है दोनों का, वो फेज डिफरेंस होगा। तो डिफरेंस आप कैसे लोगे, एक में से दूसरे को माइनस कर देंगे, तो हम क्या करेंगे ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस पाई बाई 2 माइनस, तो माइनस फाइव माइनस पाई बाई 2, और यहाँ पे साथ में आपका ये माइनस ओमेगा टी भी होगा, तो ओमेगा टी के साथ ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और माइनस फाइव और ये माइनस माइनस प्लस फाइव हो जाएगा, तो यहाँ पे पाई बाई 2 और माइनस फाइव बाई 2 कितना बचेगा पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 पाई। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलेरेशन के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है पाई का होता है। तो हम दोनों के जो फेज डिफरेंस है उनको इक्वेट कर सकते हैं, x का फेज डिफरेंस इतना है, a का इतना है,
तो अगर आप दोनों का डिफरेंस लो, एक से दूसरे को माइनस करो, ए से ए का जो फेज डिफरेंस है वो एक्स के फेज डिफरेंस से माइनस करो, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी कट जाएगा, माइनस फाइव प्लस फाइव कट जाएगा, लेकिन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू वो आपका कितना हो जाएगा पाई। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो आपका पाई रेडियन का हमारे पास होता है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आर्टिकल है, वो भी आपका जो कई बार पेपर में पूछते हैं उसको, ये 2-3 आर्टिकल एक जैसे हैं, अगर आपको एक ढंग से समझ आ जाता है तो आपको बाकी भी आ जाएंगे, तो ये पेपर में भी कई बार पूछा हुआ है। ये हमारे पास है वेरिएशन ऑफ फेज डिफरेंस, वेरिएशन ऑफ फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट and driving force frequency ओमेगा। तो बोलता है कि अगर हम फेज डिफरेंस लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के बीच का, तो मान लो वो फेज डिफरेंस हम लिखते हैं फाई से, ये जो फाई है मान लो, वैसे मैं बोल रहा हूं फाई आपका फेज डिफरेंस है किसके किसके बीच में, एक्स और एफ के बीच में। तो हम ये देखेंगे कि ये फाई ओमेगा के साथ कैसे वेरी करता है, और ओमेगा जो होती है उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ड्राइविंग फोर्स फ्रीक्वेंसी। ओमेगा जो है वो इस फोर्स की फ्रीक्वेंसी है। तो आपके पास जो ओमेगा है वो इस फेज एंगल के साथ कैसे वेरी करता है, फेज एंगल किसके बीच में है, डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के बीच में। तो डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के बीच में अगर कोई एंगल हमारे पास है तो वो एंगल फ्रीक्वेंसी पे किस तरह से डिपेंड करता है वो हम इस आर्टिकल में यहाँ पे देखेंगे। तो बोलता कि मान लो कि हम एक फोर्स्ड ऑसिलेटर ले रहे हैं और उस फोर्स्ड ऑसिलेटर की जो फोर्स है वो हम रियल ले रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि F इक्वल टू एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हम क्या बोलेंगे कि रियल पार्ट, लेकिन आपको पता ही है कि एक्चुअल में फोर्स क्या होती है फोर्स्ड ऑसिलेटर की, एफ नॉट ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी। फोर्स ऑसिलेटर की एक्चुअल फोर्स होती है एफ नॉट ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी, लेकिन हम इसका रियल पार्ट ले रहे हैं, तो रियल पार्ट हमारे पास क्या होता है एफ नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि x का भी रियल पार्ट लेते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लिया, इसको हम क्वेश्चन नंबर बोल देते हैं कि रियल पार्ट ऑफ द फोर्स हमने लिया जो आपने फोर्स अप्लाई की हुई है, और उस तरह से हम x भी लेते हैं, लेकिन x के लिए हमने एक्सप्रेशन निकाला हुआ है पहले, ये हमारे पास ओमेगा जेड एम और ई रेट पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव हमारे पास होता है। ये फोर्स्ड ऑसिलेटर की डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होती है, तो इसका भी हम रियल ही पार्ट लेंगे। अगर हमने कोई ऑसिलेटर लिया उसका हम उसको जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम उसका रियल पार्ट ले रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी वो भी हम रियल ही देखेंगे। तो बोलता है इसका भी आपने रियल पार्ट यहाँ पे लेना है, लेकिन रियल पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा ओमेगा जेड एम। तो ये हमारे पास होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आयोटा साइन ऑफ फाइव, क्योंकि ई रेट पर आयोटा ओमेगा टी माइनस फाइव होता है कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव प्लस आयोटा साइन ऑफ फाइव। तो अब रियल पार्ट कौन सा बनेगा, दूसरे वाला जो मैंने पहले बताया था, इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा रह जाएगा इसमें, लेकिन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आपका कितना बनेगा -1, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है तो प्लस में हमारे पास जो बन जाएगा। तो हम इसलिए क्या बोलेंगे कि जो रियल पार्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स आपका बनेगा वो बनेगा एफ नॉट डिवाइडेड बाय ओमेगा जेड एम और साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव। तो ये है हमारे पास 2 और ये है हमारे पास रियल पार्ट ऑफ x। तो हमने ये दोनों लेने हैं कि फोर्स अगर आप रियल पार्ट ले रहे हैं तो x का भी यहां पे हमने जो है रियल पार्ट लेना है।
तो माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस बन जाएगा, तो एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम, तो साइन ऑफ फाई हमारे पास यहाँ पे बनेगा। फिर ये बोलता कि जेड एम हमने देखा ही हुआ है, जो हमारे पास यहाँ पे जेड एम होता था वो जेड एम हमारे पास आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा का होल स्क्वायर का अंडरूट हमारे पास होता था। जेड एम क्या होता था, मैग्नीट्यूड ऑफ जेड सी, और जेड सी हमारे पास क्या होता था, आर प्लस आयोटा ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा। तो जेड सी का मैग्नीट्यूड हमने निकाला तो जेड एम हमारे पास यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे हमने टेंजेंट ऑफ फाई भी निकाला था, तो टेंजेंट ऑफ फाई हमारे पास आया था ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा डिवाइडेड बाय आर। ये कैसे निकाला था, अगर आपको याद होगा तो हमने वहां पे बोला था कि हमने जो यहाँ पे जेड एम है, सॉरी जेड सी है, जेड सी को हमने लेना है जेड एम कॉस ऑफ फाई प्लस आयोटा साइन ऑफ फाई। लेकिन जेड सी को हम एक दूसरी फॉर्म में भी लिखते हैं, आर प्लस आयोटा ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा। तो ये भी जेड सी हमारे पास है। तो अब अगर आपने टेंजेंट ऑफ फाई निकालना है तो आप कैसे निकालते हैं, टेंजेंट फाई होता है हमारे पास साइन फाई बटा कॉस फाई। लेकिन ऊपर भी आप जेड एम से मल्टीप्लाई कर दें, नीचे भी जेड एम से मल्टीप्लाई कर दें, तो हो जाएगा जेड एम साइन ऑफ फाई डिवाइडेड बाय जेड एम कॉस ऑफ फाई। ये हमारे पास यहाँ पे आएगा। लेकिन जेड एम साइन ऑफ फाई को हमने बोला था ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा, और जो जेड एम कॉस ऑफ फाई है उसको हमने बोला था आर के बराबर। तो ये हमने पीछे किया हुआ है, वहां पे आप इसको देखें। तो इसलिए टेंजेंट ऑफ फाई का हमारे पास एक्सप्रेशन था ओमेगा एम माइनस एस बाई ओमेगा। और जो x हमारे पास यहाँ पे आया हुआ है वो आपका एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई आया हुआ है, ये वाला। और जो हमारे पास अप्लाइड फोर्स है वो हमने रियल यहाँ पे ली हुई है। तो ये जो अब x है, इस x को हम थोड़ा मॉडिफाई करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं। x कैन बी रिटन एज एफ नॉट ओमेगा जेड एम और कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाई प्लस पाई बाई 2। तो हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगाया, इस पे हमने फॉर्मूला लगाया वही कि हमारे पास कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है। तो इसको हमने किस तरह से हम बोल सकते हैं, हमें कैसे किया इसको, कि जो कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है वो आपका साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है, और जो कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 है वो भी आपका साइन ऑफ थीटा के बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा और कॉस ऑफ थीटा वो एक ही होता है, चाहे आप कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा कह लो, चाहे आप कॉस ऑफ थीटा माइनस 90 कह लो। तो इसमें भी अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये भी 90 माइनस थीटा बनेगा, लेकिन कॉस ऑफ माइनस थीटा इज साइन ऑफ थीटा। तो ये चीज हमने यहाँ पे अप्लाई की। इस केस में यहाँ पे है आपके पास साइन ऑफ थीटा, तो इस साइन ऑफ थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा माइनस 90। वही मैंने यहाँ पे भी किया, कॉस ऑफ थीटा, थीटा कितना है ओमेगा टी माइनस फाइव माइनस 90। ये देखो ना थीटा कितना है ओमेगा टी माइनस फाइव, लेकिन मैंने साइन का कॉस बनाया और यहाँ पे माइनस पाई बाई 2 साथ में जोड़ा, सॉरी प्लस बाई 2 पाई बाई 2 हमने साथ में जोड़ा। तो यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह से माइनस भी हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया। तो ये आपके पास यहाँ पे x बना जो कि cos की फॉर्म में हमारे पास है। ये हमने क्यों लिया, क्योंकि हमने फोर्स का भी रियल पार्ट लिया है, तो डिस्प्लेसमेंट का भी हमें यहाँ पे रियल पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास पार्ट है वो है साइन की फॉर्म में, लेकिन हमने इसको चेंज करना है कॉस की फॉर्म में, क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स का रियल पार्ट है होता है वो भी कॉस वाला होता है। तो इसलिए यहाँ पे x इक्वल टू एफ नॉट बाई ओमेगा जेड एम कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस फाइव, ये हमारे पास यहाँ पे बनेगा। अब हमारे पास यहाँ पे 3 केस इसके आपको करने पड़ेंगे। जो हमारे पास ये वाला लेसन यहाँ पे हमने लिखे हुए हैं,
तीन केस हम इसके यहाँ पे करेंगे कि मान लो अगर आप ओमेगा 0 लेते हैं, ओमेगा 0 लेते हैं तो ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी। अगर ओमेगा इन्फिनिटी लेते हैं तो ये वाली टर्म डोमिनेट करेगी। अगर ओमेगा हमारे पास जो है इन्फिनिटी लेते हैं तो उस केस में ये वाली टर्म जो है, तो तीन केस इसके आएंगे, उसके हिसाब से फाई हमारे पास आएगा जो कि फेज एंगल है। और हम फिर देखेंगे कि फाई और आपके पास जो ओमेगा है उसका ग्राफ किस तरह से बनता है। मतलब क्या है कि आपने ओमेगा वेरी करना है और टेंजेंट फाई देखना है, ओमेगा चेंज करना है, फाई देखना है, ओमेगा चेंज करना है, फाई देखना है, तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा। तो इसको हम वहां पे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चीजें बार बार रिपीट हो रही है कि हम कॉस को साइन किस तरह से कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे। तो जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे मेन इसमें जो आपका आर्टिकल है वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारे पास टेंजेंट ऑफ फाई जो है इसके बराबर होता है। तो इसको थोड़ा सा देख के आए सीक्वेंस में। अगर कहीं पे आपको डाउट है किसी स्टेप का तो पूछें उसको।